इकोनॉमिक्स क्लास। तो देखो, मैंने बताया कि देश के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस देश में रहने वाला नागरिक, मतलब कि ह्यूमन। और अगर वो ह्यूमन पढ़ा लिखा है तो और भी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसको कोई काम समझाना ज्यादा आसान होता है, सिर्फ इसलिए। अब अगर वो एजुकेटेड है, अगर वो व्यक्ति क्या है, अगर वो व्यक्ति एजुकेटेड है मतलब कि पढ़ा लिखा है, तो उस व्यक्ति को स्किल्ड बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, ट्रेनिंग देना काफी आसान है, काम समझाना काफी आसान है, और वो काम बहुत आसानी से कर लेगा। और वो किसका हिस्सा माना जाएगा? ह्यूमन कैपिटल का। मैंने बताया ना, ह्यूमन कैपिटल के अंदर किन लोगों को शामिल किया जाता है? ह्यूमन कैपिटल के अंदर उन लोगों को शामिल किया जाता है जो एजुकेटेड होते हैं, जो लोग स्किल्ड होते हैं, जो लोग किसी काम को करने का हुनर रखते हैं, और जिन लोगों को कोई काम करना आता है, ऐसे लोगों को ह्यूमन कैपिटल में शामिल किया जाता है। लेकिन मैं इतनी सारी बातें ना करके अब सबसे ज्यादा ध्यान कौन सी वाली बात पर दूंगा? एजुकेशन पर। अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड है, बस मुझे एक छोटी सी बात बताना कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो क्या वो एजुकेटेड व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल में हेल्प करेगा ना? क्या ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा? एजुकेटेड होना पहले तो बताओ, अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। वो बात अलग है, आज के टाइम में एजुकेटेड वाले लोगों को भी ज्यादा कुछ काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या करे, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया भर की है, देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर ठीक से काम कर पा रहा है, ना प्राइवेट सेक्टर ठीक से काम कर पा रहा है। तो ये तो खैर दूसरी बातें हो गई। अभी तो सिर्फ इस वाली बात का जवाब दो कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो क्या उससे ह्यूमन कैपिटल में मदद मिलेगी ना? ह्यूमन कैपिटल में कंफर्म है कि मदद मिलेगी। एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स टू क्रिएट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करने में एजुकेशन हमेशा क्या करती है? मदद करती है। लेकिन क्या आज के जमाने में भी एजुकेशन इतनी सक्सेसफुल है? नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं आज भी फीमेल्स को बराबर से एजुकेशन मिल रही है जितनी मेल्स को मिल रही है? शायद मैं इसका जवाब हाँ नहीं दे पाऊंगा। क्या आज जितने भी ज्यादा एजुकेटेड है, क्या सबके पास करने के लिए काम है? क्या सबको जीवन में जॉब मिल पाती है? क्या वो कोई काम कर पाता है? नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि एजुकेशन तो बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन से होने वाले फायदे नहीं हो रहे। तो बताओ क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन का? इसका मतलब ये हुआ चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग तैयार है। चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशन अ चैलेंज। आज के डेट में भी एजुकेशन क्या बन चुकी है? एक चैलेंज बन चुकी है। चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन मिल नहीं पा रही, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एजुकेशन तो खूब मिल रही है। अगर तुम 20 इयर्स बैक भी चले जाओगे तो तुम देखोगे कि एजुकेशन तो बहुत बढ़ गई है, तो एजुकेशन तो खूब मिल रही है। चैलेंज का मतलब यह है कि एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है देश के लोग तरक्की करें, सभी लोगों के पास करने के लिए काम हो, सभी अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सके, सभी को अपने हेल्थ की सुविधा मिल सके, सब लोग तरक्की करे, देश तरक्की करे। इसे ही तो एजुकेशन कहेंगे। लेकिन एजुकेशन से इतने फायदे नहीं मिल रहे, और यहां पर कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में कमी है, तभी तो नुकसान हो रहा है। बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया जाता है जिसका उसके काम से लेना देना ही नहीं होता। ये रियल फैक्ट है। एजुकेशन के अंदर अभी तक हमने वोकेशनल सब्जेक्ट ही नहीं जोड़े। बच्चे को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, बच्चे को मशीन कैसे काम करती है इसका नहीं पता होता, कुछ नहीं पता। वो तो सिर्फ क्या करता रहता है? लिखी हुई चीजों को याद करता रहता है, रटता रहता है, रटता रहता है। मैं एक टीचर हूं, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, ये बात बोलनी पड़ रही है। तो ऐसा ही होता है। तो पहले तो एजुकेशन अ चैलेंज, इसके आगे लिखना एक छोटी सी लाइन। वैसे तो ये हेडिंग है, लेकिन इसी हेडिंग के आगे एक छोटी सी लाइन लिखनी है, फिर लिखवाऊंगा मैं पॉइंट वाइज। तो लिखो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जितना भी यंग जनरेशन है या जितने भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, तकरीबन 96.5% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लो, 96% का मतलब समझते हो? हर 100 बच्चे में से 96 स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद ये हाल है हमारे देश का कि लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है। ठीक है, कितना सारा देश का ग्रेजुएट व्यक्ति ऐसा है जो घरों में क्या बैठा रहता है? खाली। मतलब उसने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी,
पैसे खर्च करे, ग्रेजुएट हुआ, मम्मी पापा ने कैसे कैसे करके उसको पढ़ाया, लेकिन जब उसके पास करने के लिए काम नहीं है तो बताओ ऐसी एजुकेशन किस काम की। तो आज भी एजुकेशन क्या बनकर रह गई, ये सिर्फ एक चैलेंज। नियरली 96.5% चिल्ड्रन, नियरली 96.5% children are the school goers, are the school goers। गोअर्स पे बोर्ड पे लिखा हुआ है गोअर्स, अभी बताता हूं इसका मतलब। आर द स्कूल गोअर्स, स्कूल गोअर्स का मतलब है इतने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब 96% बच्चा स्कूल जा रहा है इस समय, 96%। तो बताओ बचे ही कितना, सिर्फ 4 ही बच्चे तो बचे। जब स्कूल इतना सारा बच्चा अगर जा रहा है, देश का 96% बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, तो देश में तरक्की क्यों नहीं हो रही? क्यों सभी के पास करने के लिए काम नहीं है? क्यों हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से भी नहीं कमा पाता? नियरली 96.5% चिल्ड्रन आर स्कूल गोअर्स, विच मीन्स एक बात तो पक्की है कि एजुकेशन तो इंक्रीज हुई है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एजुकेशन नहीं बढ़ी, एजुकेशन तो बहुत बढ़ी, लेकिन एजुकेशन के फायदे नहीं बढ़ पाए, ये तकलीफ है। तकलीफ किस चीज की है कि एजुकेशन के फायदे नहीं मिले। तो विच मीन्स फोकस ऑन एजुकेशन हैज, विच मीन्स फोकस ऑन एजुकेशन हैज ट्रिमेंडसली, बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड। ट्रेमेंडसली बोलते हैं इसको, ट्रेमेंडसली। कौन सा डसली है? ट्रेमेंडसली। फोकस ऑन एजुकेशन हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। ट्रेमेंडसली का मतलब होता है भयानक रूप से। पता है पहले इतनी एजुकेशन नहीं थी, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि हर 100 में से 96 बच्चे जा रहे हैं। पहले इतना बच्चों को नहीं पता था एजुकेशन के बारे में, माँ बाप को नॉलेज नहीं होती थी, इतने स्कूल्स नहीं होते थे, इतने कॉलेज नहीं होते थे। अब तो बहुत ज्यादा है। तो भयानक तौर पर एजुकेशन तो बढ़ी है, लोगों ने एजुकेशन पर फोकस करना तो बढ़ा दिया, लेकिन एजुकेशन का फायदा नहीं मिला। तो एजुकेशन हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। तो एजुकेशन तो बढ़ी है ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली मतलब भयानक तौर पर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से एजुकेशन बढ़ी, ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड, विच इज वेरी गुड फैक्ट, विच इज वेरी गुड फैक्ट। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये तो चलो अच्छा हुआ कि बढ़ी, विच इज वेरी गुड फैक्ट। लेकिन क्या इसके फायदे भी मिले? इसके लिए हमें ना करना पड़ेगा, फायदे तो नहीं मिल पाए। तो आखिर क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत रह गई? एजुकेशन बहुत बड़ी, लेकिन एजुकेशन का सही मतलब किसको समझ में आया, ये है देखने वाली बात। आधे से ज्यादा स्टूडेंट, आधे से ज्यादा बच्चा पता है पढ़ाई क्यों करता है? वो पढ़ाई अपने जीवन और करियर के लिए करता ही नहीं है, वो पढ़ाई करता है सिर्फ मार्क्स लाने के लिए। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो वो ऐसे में पढ़ा लिखा तो बन जाएगा, लेकिन सही मायने में वो शिक्षित नहीं बन पाया। क्योंकि शिक्षा का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा व्यक्ति को मिल जाए जिससे वो अपने जीवन को बेहतरीन बना सके। एजुकेशन किसे कहेंगे? ऐसी एजुकेशन जिससे हमारी लाइफ बेटर बने, या फिर ऐसी एजुकेशन जिससे हमारे जीवन में कोई फर्क ही ना पड़े। तो बताओ, जिस व्यक्ति ने एजुकेशन ली और उसके जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो कहां से लिटरेट हुआ? वो तो इलिटरेट हुआ। और आधे से ज्यादा बच्चा ऐसा ही होता है, मार्क्स के चक्कर में मार्कशीट, टेस्ट, पेपर, इन्हीं में उलझ के रह जाता है। डिग्री थमा दी जाती है उसके हाथ में, क्या पकड़ा दी जाती है? डिग्री। बस उसको ले लेकर घूमता रहेगा वो जिंदगी भर। डिग्री कैसे ली, क्या पढ़ाई करी, पढ़ाई के बारे में कुछ पता है या दुनिया का कुछ पता ही नहीं है? कुछ नहीं पता उसे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर उसे अगर पूछे 4-5 बातें, तो उसे अपने सब्जेक्ट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन डिग्री ले ली उसने। अब कैसे लिए? रट कर लिए, तो वही काम है फिर उसका। तो सबसे पहली प्रॉब्लम लिखो इसके अंदर। अब नंबर 1 पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इलिटरेट्स का मतलब होता है अनपढ़। चाहे कितना भी एजुकेशन की परसेंटेज बढ़ जाए हमारे देश में, लेकिन तुम्हें एक बात मालूम है ना कि हम पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है। वो नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन हाँ नंबर 2 तो है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे हमारे देश के अंदर जगह जगह गांव खुले हुए हैं, कस्बे बने हुए हैं,
ठीक है, टाउन बने हुए हैं जहां पर एक स्कूल तक नहीं है, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, बताओ, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। बहुत सारे रूरल एरिया है जहां पर आज भी बिजली की सुविधा नहीं है, बहुत सारे एरिया हैं। तो मतलब आज भले ही एजुकेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश में, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अनपढ़ लोगों की संख्या है ना, वो कहां पर है? वो भारत में। क्या करे, बात बुरी है लेकिन सच्ची है। सबसे बड़े अनपढ़ लोगों का ग्रुप कौन से देश से निकल कर आता है पूरी दुनिया में? हमारे देश से। बताओ, कुछ अच्छा तुम करते नहीं है, बुराई में सबसे आगे। तो लिखो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स में, देयर इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलिटरेट्स कहां से आते हैं? हमारे इंडिया से। क्या करें, भारत की शान, भारत का सम्मान। देयर इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। और ये तो तब ये हाल है जब हमने एजुकेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। देयर इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। अब यहां पर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि अभी तो मैं कह रहा था 96.5% और अब मैं कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हमारे देश से आते हैं। कहना क्या चाहते हो? तो भाई मैं कहना ये चाहता हूं, अभी अभी मैं वही बात बोलूंगा कि डिग्री लेकर घूमना, मार्कशीट पर मार्क्स चिपकाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पढ़े लिख गए हो। स्कूल खुले हुए हैं, टीचर्स भी है, लेकिन क्या क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है? बच्चे भी हैं, क्या पढ़ाई हो रही है? क्या सच में एजुकेट हो रहा है वहां पर बच्चा? नहीं हो रहा है। तो ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा? स्कूल में बच्चा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटेड हो रहा है। एजुकेटेड वो तब होएगा जब वो कुछ सीखेगा। जब उसने 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास में कुछ सीखा ही नहीं, तो वो कहां से इलिटरेट हो गया? वो तो इलिटरेट रह गया, अनपढ़ हो गया तुम्हारी तरह। समझ रहे हो इस चीज को? देयर इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। लिखो प्रेजेंटली, अब मैं ये आज का डाटा बताऊंगा। प्रेजेंटली नियरली 36 करोड़ पीपल, 36 करोड़, कोई छोटा डाटा नहीं है 36 करोड़। नियरली 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट। इसमें 30-40 साल के लोग आ गए, 40-50 साल के लोग भी आ गए, 55 साल के लोग भी आ गए जो कि अनपढ़ हैं। नियरली 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी illiterate. Nearly 36 crore people are estimated to be illiterate. मतलब कैसे हैं वो लोग? वो लोग illiterate हैं, अनपढ़ हैं, illiterate. और पता है 36 करोड़ कितना बड़ा डाटा है? देखो, अभी तुम्हें सुनकर हैरानी होगी इस बात से। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में तकरीबन 36 करोड़ तो ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, और पूरी दुनिया में कुछ देशों को जोड़ दोगे ना, उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा डाटा ये है। पूरी दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, जिनकी जनसंख्या पता है कितनी है? 7 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, इतनी जनसंख्या, सिर्फ इतनी जनसंख्या, बहुत छोटे छोटे देश भी हैं। तुम्हें मालूम है पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से ज्यादा देश हैं, और उन 200 से ज्यादा देशों में कुछ देशों की जनसंख्या सिर्फ इतनी है करोड़ों में। तो देखो, इतने तो हमारे देश में अनपढ़ लोग हैं जितने दूसरे देशों में जनसंख्या होती है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। बताओ, ये बुरी बात नहीं है? ये बुरी बात नहीं है कि जितनी जनसंख्या दूसरे देशों में होती है ना, उतनी जनसंख्या तो हमारे यहां पर अनपढ़ लोगों की है। तो इसी में लिखो 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो, अब लिखो द नंबर, मतलब ये नंबर है ना, उन देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। तो लिखो द नंबर एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, द नंबर exceeds even the total population, the number exceeds even the total population of most countries, even the total population of most countries in the world, most countries in the world, most countries in the world. ठीक है, द नंबर एक्सीड्स इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा हमारा ये नंबर है अनपढ़ लोगों का। ये कोई तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बुराई वाली बात है कि जितने देशों में लोग नहीं है ना, उतने तो अपने देश में अनपढ़ लोग भरे हुए हैं।
और क्यों मैं इतनी बुराई कर रहा हूं? बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ लिख लिख के कॉपियां भर भर के टेस्ट कर करके पेपर कर करके मार्क्स तो वो लेकर आ जाता है, लेकिन उसको इतनी भी नॉलेज नहीं होती कि वो जिस कंपनी में जाएगा, कंपनी में उसे काम क्या करना है, जिस फैक्ट्री में जाएगा वो फैक्ट्री में मशीन कैसे चलानी है, अगर कोई वॉशिंग मशीन ठीक करनी है तो उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, पंखा कैसे काम करता है, किस तरह से उसके पुर्जे बदले जाते हैं, उसको इसका नहीं पता, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, उसको इसका नहीं पता, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ पन्ने भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ उसको कुछ ऐसा तो सिखाओ जो जीवन में उसके काम आए, प्रोफेशनल बनाओ उसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब हर बच्चे के पास वोकेशनल स्टडी होती ही नहीं है। अब तो धीरे धीरे किसी किसी स्कूल में स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे कि बच्चों को नॉलेज दी जाए कि बिजनेस कैसे किए जाते हैं, टेक्निकल काम कैसे सीखे जाते हैं, मशीन कैसे वर्क करती है। पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर 2, हमारे एजुकेशन में एक दिक्कत ये भी है, इनएडिक्वेट वोकेशनल वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन मत बताओ, उसको कुछ ऐसी एजुकेशन भी दो जो जीवन में उसके काम आए, उसको कुछ प्रोफेशनल स्टडीज कराओ, उससे पूछो कि बेटा तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, वो कहेगा मुझे बड़ा होकर फैशन डिजाइनर बनना है, उसने बोला कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूं, फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूं, तो बस तो फिर यही उसका वोकेशनल सब्जेक्ट है, यही उसका वोकेशनल सब्जेक्ट है। एक बच्चे से पूछा कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, उसने बोला मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है, बस उसको कुछ ऐसे काम दिए जाएं जो कुकिंग में उसको माहिर बनाए, और वही पैशन उसका आने वाले टाइम में प्रोफेशन बन जाएगा। तो देखो मैं कितना अच्छा मोटिवेट भी कर रहा हूं। तो वोकेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है जो पढ़ाई से हटकर उसके जीवन में कुछ काम आए, वोकेशनलाइजेशन। और इनएडिक्वेट का मतलब होता है कम। आज हमारे एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन हो तो रहा है, लेकिन जितने की जरूरत है ना उससे कम हो रहा है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब ये होता है हमारे देश में जितना ज्यादा वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए उतना आज भी नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि सभी स्कूलों के अंदर वोकेशनल स्टडी होती ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि बच्चों को बस मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स बस इसी में ही फंसा दें। बच्चे से पूछ तो लो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, और फिर उसी से रिलेटेड उसको क्या दिया जाए, उसका एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाए ताकि वो उसको दिल लगाकर काम करे। लेकिन नहीं, वोकेशनलाइजेशन है तो सही लेकिन बहुत ही कम है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जितने की जरूरत है उससे कम। जरूरत है बहुत वोकेशनलाइजेशन करने की, हर एक स्कूल में होना चाहिए, हर एक एरिया में होना चाहिए, हर एक कॉलेज में होना चाहिए, हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब इनकम्प्लीट है। तो इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन के आगे लिखो, लिखो एजुकेशन कंटिन्यूज, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी, एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी largely degree oriented, education continues to be largely degree oriented, degree oriented मतलब हमारी जो एजुकेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैसी रह गई है, डिग्री ओरिएंटेड, डिग्री मिल जाती है बस। बच्चे ने पूरे एजुकेशन के दौरान क्या सीखा, क्या काम आएगा, कंपनी में जब जाएगा तो उसे क्या बात करनी, कुछ नहीं पता उसे, सिर्फ उसके हाथ में क्या है, एक पर्चा है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो उसकी एजुकेशन सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, उसको सजा करके अलमीरा में रख दे बस और उसकी पूजा करे बस, भगवान खुश होंगे। एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी लार्जली डिग्री ओरिएंटेड, थ्रोइंग THROWING, throwing, throwing millions of educated youths, millions of educated youths, बोर्ड पे लिखा हुआ है youths, millions of educated youths down to corridors, down to corridors of employment exchanges, degree oriented throwing millions of educated youths down to corridors of employment exchanges, down to corridors of employment
एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। इसका मतलब ये है, देखो कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है कोने में या एक तरफ, और थ्रोइंग का मतलब होता है हटा देना या फेंक देना, और एजुकेटेड यूथ्स मतलब जो जवान पीढ़ी है जो एजुकेटेड है। तो होता क्या है, जब कोई व्यक्ति डिग्री ले लेता है तो उसकी वैल्यू बस इतनी ही रह जाती है कि वो उसको कॉरिडोर में डाल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ऐसे एजुकेटेड यूथ्स का क्या फायदा जो सिर्फ क्या लेकर घूम रहा है, डिग्री, नॉलेज नहीं, सिर्फ डिग्री। तो ऐसे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली। एम्प्लॉयमेंट मिलती है जिसने अपने अंदर कुछ चेंज करे हैं, जिसने अपने अंदर कुछ परिवर्तन करे हैं, कुछ सीखा है। और उसने क्या सीखा है, उसने डिग्री में सीखा है, बस डिग्री है उसके पास। तो ऐसे लोगों को कॉरिडोर में डाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बेकार कर दिया जाएगा। एजुकेटेड यूथ्स डाउन टू द कॉरिडोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज स्टिल, vocationalization of education is still a far cry, far cry बोर्ड पे लिखा हुआ है, दो अलग अलग शब्द हैं ये। vocationalization of education is still a far cry, far cry, vocationalization of education is still a far cry। ये आज भी क्या बना हुआ है, फार क्राई। क्राई का मतलब होता है पीड़ा, वैसे क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन यहां पर क्राई का मतलब है पीड़ा, और फार का मतलब भयानक। मतलब आज भी हम अपनी एजुकेशन को वोकेशनलाइज नहीं कर पाए, और जब तक एजुकेशन वोकेशनलाइज नहीं होएगी तब तक वो एजुकेशन कैसे काम आएगी। एक व्यक्ति से पूछो तो सही वो जीवन में करना क्या चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेट करो, और वो करेगा जिंदगी में कुछ, झंडे गाड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो डिग्री ले लेकर वो बंदा हमेशा क्या बना रहेगा, अनएम्प्लॉयड बना रहेगा, जब उसकी डिग्री कॉरिडोर में पड़ी रह जाएगी जिंदगी भर के लिए, अलमीरा में ही धरी रहेगी ऐसी डिग्री। अब लिखो इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, ये जो मैंने पढ़ाया है ना, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट ए पॉइंट में लिखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। तो इसके 3 पॉइंट और लिखाऊंगा छोटे छोटे। तो लिखो नंबर ए। तो बताओ हो क्या रहा है, जब तक तुम वोकेशनलाइजेशन नहीं करोगे तब तक लोगों के पास काम मिलेगा ही नहीं। तो लिखो ना तो उसे कंप्यूटर की कुछ नॉलेज, ना ही उसे कोई सॉफ्टवेयर चलाना आता है, ना ही उसे कुछ काम करना आता है। वो लेकर क्या आया है, वो लेकर सिर्फ डिग्री आया है। अब डिग्री को क्या मैं बैठ के चाटूं, ऐसा एम्प्लॉयर बोलता है, मैं नहीं। तो लिखो द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ऐसे ही होता रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट धड़ाधड़ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन या रोजाना। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इस वोकेशनलाइजेशन की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। ठीक है, वोकेशनलाइजेशन। अभी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं डाटा की बात करूं तो देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, इसकी फुल फॉर्म तो अभी मुझे याद आ नहीं रही है, लेकिन हाँ ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा पर काम करता है, और ये बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि 19% ग्रेजुएट लोग ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए काम नहीं है। मतलब कि तुम्हें मालूम है ना रूरल एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है, रूरल एरिया मतलब गांव के इलाके, और एक एरिया होता है अर्बन एरिया मतलब शहर। गांव और शहर, गांव और शहर। ठीक है, तो मुझे बताओ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होगी, गांव में होगी। तो देखो NSSO कहता है कि रूरल एरिया में भी 19% ग्रेजुएट ऐसे होते हैं। तुम सोच रहे होंगे गांव के अंदर भी लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, बिल्कुल। गांव के लोग ग्रेजुएट क्यों नहीं होंगे,
मैं ये नहीं कह रहा कि गांव के लोग गांव में ही ग्रेजुएट होते हैं, गांव के लोग शहरों में आकर पढ़ाई करते हैं और तब ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन मिलता क्या है उन्हें, मिलती है उनको अनएम्प्लॉयमेंट। एनएसएसओ कहता है कि 19% ग्रेजुएट बंदे के पास करने के लिए काम नहीं है, और ये वो ग्रेजुएट है जो गांव के हैं, शहरों की तो अभी बात ही छोड़ो, शहर के 16% हैं। शहरों में कम क्यों, क्योंकि शहरों में लोगों को थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है नौकरी मिलने का, लेकिन बेचारे जो गांव के लोग होते हैं उनका थोड़ा कम चांस होता है। मतलब डाटा कह रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा, डाटा बोल रहा है। तो रूरल एरिया में 19% ग्रेजुएट ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए आज भी कोई काम नहीं है, और अर्बन एरिया में भी कुछ कम नहीं है। 16% कोई कम थोड़ी ना होता है, 16% भी बहुत अच्छा डाटा माना जाता है। तो देखो ये एनएसएसओ के अकॉर्डिंग है। तो जब तक हम वोकेशनलाइजेशन नहीं लाएंगे यही हाल रहेगा, यही हाल रहेगा। और समझते हो ग्रेजुएट होने का मतलब, ग्रेजुएट होने का मतलब है 1 से लेकर 12वीं, और 12वीं के बाद 3 साल और, मतलब उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 15 साल लगा दिए, और 15 साल लगाने के बाद उसको मिला क्या, क्या मिला उसे, कुछ नहीं। जब उसके पास करने के लिए एक छोटी सी नौकरी तक नहीं है तो उस एजुकेशन का क्या फायदा, फिर तो मेरी तरह ट्यूशन ही पढ़ाएगा वो, और क्या करेगा, समझ रहे हो इस चीज को। मैं ये अपनी कहानी रो रहा हूं तुम्हारे सामने। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ, अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ, इस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, इसकी फुल फॉर्म गूगल कर सकते हो, गूगल पे पता चल जाएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल करके कुछ होएगी। अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रेजुएट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रेजुएट्स इन रूरल एरिया, इन रूरल एरिया वॉज 19%। कितनी है, 19%। मतलब 100 में से 19 लोगों को काम नहीं मिलता। 19% का क्या मतलब हुआ कि 100 में से 19 लोगों को मना कर दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रेजुएट्स इन रूरल एरियाज वॉज 19%, एंड इन अर्बन एरियाज, शहरों में, अर्बन मतलब शहर, एंड इन अर्बन एरियाज वॉज 16%। ये डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा एनएसएसओ का है। ये बात कौन बोलता है, एनएसएसओ। भाई जब लोगों से पूछोगे, डाटा इकट्ठा करोगे तभी तो पता चलेगा, तो ये काम एनएसएसओ करता है। बट इन अर्बन एरियाज 16%। तो अर्बन एरिया में कितनी है, 16%। हाँ अर्बन में थोड़ी सी कम है, मतलब वहां पर 100 में से सिर्फ 16 लोगों को काम नहीं मिलता, लेकिन रूरल एरिया में 100 में से 19 लोगों को काम नहीं मिल पाता। और ये तो है नॉर्मल। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, महिला की, फीमेल्स की हालत इससे भी ज्यादा बुरी है। महिलाओं के साथ तो बड़ा गलत हुआ रे देवा, बड़ा गलत हुआ, समझ रहे हो इस चीज को। मतलब कि उनको काम ना मिलने के चांस और भी ज्यादा होते हैं। तो सी पॉइंट लिख लो, लास्ट लिखो, इन केस ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स, इन केस ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स सिचुएशन मोर वर्स्ट, मतलब स्थिति और भी बुरी है। वर्स्ट का मतलब होता है बदतर, महिलाओं की कंडीशन और भी बदतर है। इन केस ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स, इन केस ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स सिचुएशन मोर वर्स्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्स्ट, नियरली 30%। बताओ, रूरल एरिया में 19%, शहरों में 16%, लेकिन महिलाओं में 30%, जो कि सबसे ज्यादा है। मतलब हर 100 में से 30 महिलाओं को मना कर दिया जाता है काम देने से। नियरली 30% फीमेल ग्रेजुएट्स, नियरली 30% फीमेल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, 30% फीमेल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, उनको काम नहीं मिल पाता। भाई लेडीज है ना, लेडीज है, 30% फीमेल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। तो ये थोड़ी सी ज्यादा बुरी कंडीशन है महिलाओं के केस में।